गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट बुक के अंदर। तो बेसिकली प्रवास या माइग्रेशन क्या होता है उसके बारे में ही आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है तो आप इजीली आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर राम बाबू की कहानी दी हुई है, उसकी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक व्यवस्था, उसमें वो कहाँ जॉब करता था, कहाँ से आया था, उसको इजीली समझ सकते हो। तो आप उसको ध्यान से पढ़ना। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रवास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। प्रवास, प्रवास की जानकारी, प्रवास संबंधी पर्स, भारतीय प्रसार, प्रसार की जो 3 तरंगे थी वो, प्रवास के मुख्य बिंदु, प्रवास की धाराएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हम प्रवास पढ़ रहे हैं माइग्रेशन, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रवास बेसिकली होता क्या है। देखिए, प्रवास क्या होता है? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर निवास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर निवास करना प्रवास कहलाता है। अब बात आती है कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। बेसिकली प्रवास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। इसे इंग्लिश में हम इंटरनेशनल माइग्रेशन और इसे इंटरनल माइग्रेशन भी कहते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने अपनी जो बुक फर्स्ट थी उसमें पढ़ा था, प्रवास के 2 मुख्य कारक थे जिन्हें हम और पढ़ सकते हैं, आप्रवास और उत्प्रवास। ये पढ़ा था ना आपने? क्या मतलब होता है इनका? आप्रवास का मतलब होता है इन माइग्रेशन और उत्प्रवास का मतलब होता है आउट माइग्रेशन। जैसे कि सपोज करो कोई पर्सन है और वो एक स्थान से, एक प्रदेश से और दूसरे प्रदेश में जाकर नहीं, आकर बस जाता है। जैसे सपोज करो यहाँ एक पर्सन रहता है और वो यहाँ पर आया है, यहाँ आकर बस गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आप्रवास कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन अब यही पर्सन जाकर यहाँ बस जाएगा तो हम इसे उत्प्रवास कहेंगे। क्लियर है? जब कोई आकर बसता है तो उसे आप्रवास कहते हैं और जब कोई जाकर बसता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, आई होप। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रवास की कि बहुत से कारण होते हैं लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के, है ना? अभी हमने पढ़ा जैसे आप्रवास और उत्प्रवास, इसके भी और बहुत सारे कारक होते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रवास की जानकारी। प्रवास की जानकारी हमें किससे मिलती है? कि प्रवास की जानकारी मिलती है कि जैसे हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में या हमारे राज्य में कितने लोग आए और कितने लोग यहाँ से गए, तो उसकी जानकारी मिलती है हमें जनगणना से। तो जनगणना में जब ये जानकारी हमें सबसे पहले मिली थी, ये सबसे पहले इसका डेटा इकट्ठा किया गया था 1821 में। लेकिन उसके बाद 1971 में जन्म के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर इसको काउंट किया गया। कब? 1971 में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें इसकी जानकारी किससे मिलती है? जनगणना से। अब देखिए, प्रवास संबंधी प्रश्न, जैसे जनगणना होती है तो जो मतलब जो हमें प्रवास का जो डेटा होता है वो कौन देता है? तो जो जनगणना करते हैं, सेंसस करते हैं, वही लोग हमें, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वही उसके बारे में बताती है। क्योंकि उन लोगों का मुख्य काम क्या होता है कि उन्होंने जो जनगणना करवाई है उन्होंने नोटिस किया होगा ना कौन सा पर्सन कौन
कौन से स्थान से आया है और कहाँ रह रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो उसमें ना हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं ही हूँ और मेरी जनगणना होने लगे कि भाई ये पूछा जाए कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, अगर यहाँ हुआ है तो कौन से स्थान पर हुआ है और कब हुआ है, और अगर मेरा जन्म इस गांव में नहीं हुआ तो कौन से गांव में हुआ है और कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जो हमारी जन्म तिथि है उस सबको भी नोट किया जाता है उसके अंदर। उसी के आधार पर प्रवास की काउंटिंग की जाती है। क्लियर है? अब भारतीय प्रवास प्रसार कैसे हुआ? ये जो प्रवास प्रसार है इसकी ना मतलब अलग अलग अवधि थी, एक साथ तो हुआ नहीं। जैसे कि हमारा देश है, उसकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है हमारे देश के 2 करोड़ लोग विदेशों में निवास करते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा 2 करोड़ विदेशों में निवास करते हैं, जिन्हें हम भारत मूल के निवासी कहते हैं, जिन्हें आप एनआरआई भी कहते हो। क्या कहते हो? एनआरआई भी कहते हो। ठीक है, कितने देशों में निवास करते हैं? 110 देशों में। ठीक है, 110 देशों में निवास करते हैं। लेकिन पता है क्या है, हमारे यहाँ पर जो प्रवास हुआ है, आप्रवास हुआ है, उसमें बांग्लादेश से 30% लोग आए यहाँ पर। ठीक है, उन लोगों ने एक बार आंदोलन चलाया था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो हमारे देश में माइग्रेट कर पाए। तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, माइग्रेशन करने वाला जो देश है, हमारे देश में आने वाला जो अप्रवास हुआ है, जिसे कहते हैं हम इन माइग्रेशन, वो कहाँ से हुआ है? बांग्लादेश से। कितने लोग हैं बांग्लादेश से हमारे देश में? 30%। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे देश के 2 करोड़ लोग 110 देशों में निवास करते हैं। लेकिन आप बताइए कि 110 देशों में जो 2 करोड़ लोग निवास करेंगे, एक दिन में तो गए नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें ये थोड़ी ना सोचा होगा कि हमने एक दिन में जाके ही वहां पर रहना है। वो लोग धीरे 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 वहां जाके निवास करते रहे। ठीक है, लेकिन इनके जो निवास की जो मतलब अवस्था थी, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिसे ही हमने 3 तरंगे कहा है। देखिए, सबसे पहली जो फर्स्ट तरंग थी, इट मीन्स पहली अवस्था थी, पहली तरंग कह सकते हैं हम इसको। ये जो पहली तरंग थी, ये आजादी के पहले की थी। कब थी? आजादी के पहले, क्योंकि आजादी से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, अब उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया, हमारे देश के लोगों को अपने बंधुआ मजदूर बना लिया। श्रमिकों को ले जाके, भारत के श्रमिकों को ले जाके उन्होंने मॉरिशस फिजी, दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में ले गए। वो क्या करने के लिए? वो जो होती है ना रोपण कृषि करने के लिए, वो करने के लिए। इस तरीके से जो भारत के लोग थे वो विदेशों में पहुंच गए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी तरह की। देखो, ये था आजादी के बाद का समय। ठीक है, इस समय लोग खुद अपनी मर्जी से जाकर दूसरे देशों में मतलब विकसित हो गए थे। वो आजादी के बाद वो क्या कहते हैं ना, फ्रीडम थी, उन्हें आजादी थी, वो कहीं भी आ जा सकते थे, इसलिए वो दूसरे देशों में जाके रहने लगे। तो ऐसे भी सारे एक साथ नहीं गए, धीरे धीरे गए। कुछ पश्चिमी देशों में चले गए, जैसे कि ये जापान, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, इस तरीके से अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड, इस तरीके से चले गए। ठीक है, उसके बाद थी तीसरी तरह, इसे हम तीसरी अवस्था भी कह सकते हैं। क्या थी? तीसरी तरंग, इसे हम तीसरी अवस्था भी कह देते हैं। तीसरी अवस्था का है अभी हमारा प्रेजेंट टाइम। जैसे कि प्रेजेंट टाइम से पहले का ले लो कि क्या था कि हमारे जो पॉपुलेशन में लोग थे वो थोड़े कहते हैं ना हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने लगे, कुछ जॉब के लिए बाहर जाने लगे, और कुछ को लगा कि हमें बाहर जाकर अपना बिजनेस करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, वो भी हमारे देश से आउट माइग्रेशन कर गए, वो भी उत्प्रवास कर गए। कहाँ? विदेशों में। तो इस तरीके से भारतीय जो प्रवास हुआ है, भारतीय पॉपुलेशन का प्रवाह हुआ है, इस तरीके से 2 करोड़ लोग 110 देशों में जाकर बस गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये 3 तरीके से समझाया कि पहली बार कैसे गए, दूसरी बार कैसे गए और तीसरी बार कैसे गए। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सब। अब देखते हैं आगे, फिर देखते हैं प्रवास के जो मुख्य बिंदु है।
प्रवास के ना 4 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले इसको हम ड्रॉप करके देखिए, प्रवास की जो धाराएं हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रवास के 2 प्रकार हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और एक आंतरिक प्रवास। तो इसे हम बेसिकली प्रवास के प्रकार नहीं कहेंगे, हम इसे प्रवास की धाराएं भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रवास के मुख्य बिंदु क्या है। देखिए ये 4 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। फिर होता है आंतरिक प्रवास, क्लियर। थर्ड होता है अंतरराज्य प्रवास। फिर होता है फोर्थ अंतरराज्य प्रवास, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश में प्रवास किया जाता है तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में कहेंगे जैसे कि भारत से लोग कहां पर चले गए, भारत से अमेरिका में प्रवास। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फर्स्ट का, अंतरराष्ट्रीय प्रवास का। या फिर हम कहें कि उत्प्रवास हुआ है बांग्लादेश से भारत में प्रवास, ठीक है, ये फर्स्ट का एग्जांपल हो गया। फिर है एग्जांपल सेकंड, आंतरिक प्रवास क्या कहलाएगा, जैसे कि देश है हमारा और उस देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है, जैसे कि पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। देखिए जैसे कानपुर से लखनऊ में प्रवास, या फिर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पंजाब से दिल्ली में प्रवास। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है कि क्या होगा, ये आंतरिक प्रवास है तो देश ही एक, बस किसमें, यहाँ राज्य से राज्य में प्रवास हो रहा है, यानी कि एक ही राज्य की 2 जगह पर प्रवास हो रहा है। देखो कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ भी, तो एक ही राज्य के अंदर प्रवास हो रहा है। इसी तरह पंजाब से दिल्ली में प्रवास हो रहा है, तो ये अलग अलग राज्य में हो रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों इसी के पार्ट है, इसी के एग्जाम्पल है। अंतरराज्य प्रवास क्या कहलाएगा, कि उस राज्य के अंदर ही प्रवास करना, कि जैसे कि अब हम कह देते हैं कि राज्य के अंदर, जैसे हम जैसे कि हम राज्य के अंदर ही प्रवास कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि हम रेवाड़ी से कहाँ जा रहे हैं, रेवाड़ी से गुड़गांव चले जाएंगे। लेकिन अंतरराज्य प्रवास जो होगा तो हम उसमें क्या कहेंगे कि एक राज्य से दूसरे में जाएंगे, जैसे कि हम कह रहे हैं हम रेवाड़ी से अलवर में प्रवास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अंतरराज्य प्रवास हो गया। आर यू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, प्रवास की धाराएं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास, ठीक है। अब हम इन्हीं को धाराओं के रूप में पढ़ेंगे। जो प्रवास की धाराएं होती हैं बेसिकली वो होती है उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक। जैसे कि सपोज करो ये 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। जैसे सपोज करो ये यहाँ पैदा हुआ है और ये यहाँ रहता है, ठीक है, और ये स्थान पर चला गया, तो ये क्या हो गया, इसका उद्गम स्थान, ठीक है। और अब ये जाके कहाँ रहने लगा, यहाँ पर, गंतव्य, ठीक है, गंतव्य स्थान, क्लियर है। तो इसे हम कहेंगे प्रवास की धारा। बेसिकली इसको हम 2 भागों में बांटकर करते हैं डिवाइड। जैसे कि देखिए अंतरराष्ट्रीय में बताया था मैंने आपको, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपको ये बताया था कि हमारे देश के जो 2 करोड़ लोग हैं वो 110 देशों में रहते हैं, ठीक है, और जो बांग्लादेश है उसके जो 30% लोग हैं वो हमारे देश में रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। तो जो बांग्लादेश के लोग थे उनका उद्गम स्थान तो बांग्लादेश था और वो आए कहाँ पर, भारत में। इसी तरह भारत के जो लोग हैं उनका उद्गम स्थान कहाँ था, भारत में, और वो चले गए कहाँ, विदेशों में। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हो गया
आंतरिक प्रवास। ठीक है, आंतरिक प्रवास मैंने बताया था कि देश के अंदर ही जो प्रवास होता रहता है, जैसे एक राज्य से, ये अंतर राज्य भी हो सकता है, राज्य प्रवास भी हो सकता है, और ये अंतर राज्य प्रवास भी हो सकता है, जो अभी हमने प्रवास के मुख्य बिंदु में पढ़ा है। क्लियर है? लेकिन जो आंतरिक प्रवास होता है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, फिर थर्ड ले लेते हैं नगरीय से ग्रामीण, फोर्थ नगरीय से नगरीय। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अब हमने इसको 4 भागों में बांट दिया, ग्रामीण से ग्रामीण। जब कोई राज्य है, देश है, तो उसमें गांव भी होंगे, नगर भी होंगे, है ना? तो गांव से गांव में प्रवास, गांव से शहरों में प्रवास, शहरों से गांव में प्रवास, और शहरों से शहरों में प्रवास। तो इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं और वो गांव से नगरों की तरफ जो प्रवास करते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? उसका मुख्य कारण होता है उनका रोजगार। ठीक है, हम उसको रोजगार को ले लेते हैं कि जब पुरुष हैं और वो विलेज से और सिटी की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, तो उसका मुख्य क्या कारण होगा? रोजगार होगा। ठीक है, इसी तरह जो स्त्रियां होती हैं, वो गांव से और गांव की तरफ अगर उनका प्रवास होता है, तो उसका रीजन क्या होगा? उनकी शादी, इट मीन्स उनका विवाह। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह गांव से नगर की तरफ और नगर से नगर की तरफ भी प्रवास हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम यहाँ एक बात याद रखेंगे कि प्रवास वो तब कहलाएगा कि अगर कोई पर्सन है और 1-2 दिन के लिए किसी के पास गया, तो वो प्रवास नहीं होगा। अगर कोई पर्सन है और वो वहाँ जहाँ वो पैदा हुआ है और वहाँ से वो दूसरी जगह जाकर बस जाता है, तो वो प्रवास कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके प्रकार और ये जो मैंने आपको करवाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रवास की डेफिनेशन, प्रवास की जानकारी हम कहाँ से लेते हैं? जनगणना से। प्रवास संबंधी पर्सन हमसे मतलब जब जनगणना होती है प्रवास से रिलेटेड, तो हमसे किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं वो भी। उसके बाद भारतीय प्रवास का जो प्रसार है वो कितनी तरंगों में हुआ, फिर प्रकाश के मुख्य बिंदु कौन कौन से, फिर प्रवास की मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।